प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो डेली क्लासेस में बने रहें और क्लासेस को बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। चलिए बच्चा लोग शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ब्रिटिश भारत में विभिन्न कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है जो ब्रिटिश भारत में विभिन्न कारखाना अधिनियम आया है उसके बारे में कौन सी बात है जो कि सत्य नहीं है। उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, अधिकांश राष्ट्रवादियों द्वारा कारखाना अधिनियम का समर्थन किया गया। तीसरा है, राष्ट्रवादियों ने श्रम कानूनों पर सरकार की पहल को ब्रिटिश विनिर्माण के हित में देखा। और चौथा है कि कोई भी गलत नहीं है। अब आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और अगर ध्यान से पढ़ा है आपने ये सारे स्टेटमेंट को और थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो आप उत्तर बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये बताना थोड़ा आसान हो सकता है अगर आप थोड़ा सा विचार करते हैं तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा सही नहीं है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि अधिकांश कह रहा है ना, अधिकांश राष्ट्रवादी कारखाना अधिनियम का समर्थन करेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं क्योंकि उसकी बहुत सारे प्रावधान राष्ट्रवादियों को अच्छे नहीं लगे। तो निश्चित तौर पे उन्होंने क्या किया, समर्थन नहीं किया बल्कि आलोचना किया है, आलोचना किया है। इसलिए आपका दूसरा सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है कि लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, याद रखिएगा। और उसके 10 साल बाद फिर दूसरा आया था। और तीसरा सही है कि राष्ट्रवादियों ने इन श्रम कानूनों को सरकार की पहल जो थी इसको इन्होंने क्या समझा कि ये अपने हित में कर रहे हैं, अपने विनिर्माण के हित में ये सारे नियम कानून ला रहे हैं, ये भारतीयों के हित में नहीं है। तो दूसरा सही नहीं था बच्चा लोग। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रेलवे के विकास के बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। पहला है, ब्रिटिश बैंकरों ने भारत में रेलवे के विकास को अपनी पूंजी के निवेश के लिए एक सुरक्षित माध्यम के रूप में देखा। दूसरा है, प्रथम रेलवे लाइन जो कोलकाता से आगरा तक के लिए थी उसकी शुरुआत 1853 में हुई। और आपका तीसरा स्टेटमेंट है, 1880 के उपरांत रेलवे का निर्माण सरकारी एजेंसी के साथ साथ निजी उद्यम द्वारा भी किया गया। और चौथा है कि कोई भी गलत नहीं है। और जो गलत है वो आप सभी को पता है और वो बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर है कि कौन सा गलत है। आपको गलत ही बताना था। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता है कि दूसरा सही नहीं है क्योंकि पहला रेलवे लाइन कोलकाता से आगरा नहीं बल्कि मुंबई से पुणे के बीच में जो है ठाणे के बीच में, पुणे नहीं ठाणे के बीच में बनाया गया था जो कि 34 किलोमीटर था। और ये पहला जो है यात्री गाड़ी थी और इसका नाम था ब्यूटी क्वीन। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये आपका दूसरा सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। पहला जो है, ब्रिटिश बैंकरों ने भारत में रेलवे के विकास को अपनी पूंजी के निवेश के लिए एक सुरक्षित माध्यम समझा कि इसमें पैसा डूबेगा नहीं क्योंकि सरकार 5% के लाभांश की गारंटी जो दे रही थी। और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि 1880 तक तो सरकार ने खुद ही रेलवे लाइन बिछाए, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे करके ये काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। और बाद में आपने देखा कि 33 में से लगभग 24 कंपनियां प्राइवेट हो गई थी जो रेलवे का विकास कर रही थी। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, लॉटरी समिति जिसका गठन 1817 में हुआ है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है, भारतीय राजाओं के महलों की नीलामी से। दूसरा कह रहा है रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से। तीसरा कह रहा है शहरी नियोजन से। और चौथा कह रहा है ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। बताएंगे बच्चा लोग लॉटरी समिति 1817 किस से संबंधित है। हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे तथ्य आप लोगों को दिखे होंगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये सारे क्लासेस आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं और डेली बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लाया जा रहा है। आपको नई नई चीज़ें आपको जानने को मिले। आपका तीसरा बिल्कुल सही है।
यानी कि शहरों में जो सुधार काम चल रहा था, शहरों में जो नया नया विकास काम चल रहा था, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए लॉटरी व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत पैसे जुटाए जाने थे और उस पैसे से शहरों में सुधार का काम करना था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये क्या है, शहरी नियोजन के लिए व्यवस्था लाई गई थी। लॉटरी व्यवस्था पैसे कलेक्ट करने का एक तरीका था, जिससे शहरों में सुधार और विकास का काम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारतीय कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम, 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की समस्या पर ध्यान देना था। दूसरा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1801 ने पुरुष और महिला दोनों के लिए कार्य करने के अधिकतम घंटे निर्धारित कर दिए। तीसरा, यह नियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी के बागानों में लागू नहीं होते थे। और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे हैं बागान। बागान मतलब आप जानते हैं, जो चाय और कॉफ़ी के होते हैं खेत, उसको बागान कहा जाता है। और ये 1891 यहाँ पे होना चाहिए। 1891, 10 साल बाद 1891 में जो आया है उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। थोड़ा सा विचार करेंगे, ध्यान देंगे, और अगर आपने अधिनियमों को पढ़ा है, उसके प्रावधानों को पढ़ा है, तो आसानी से सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए रखे गए हैं। आपका दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चा लोग? क्योंकि यहाँ पे पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए घंटे निर्धारित किए गए थे। महिलाओं के लिए 11 घंटे और 7 वर्ष का जो है इसको 9 वर्ष कर दिया गया। यानी कि कम से कम बच्चा 9 वर्ष का हो तो ही कारखाने में वो काम करेगा, और अधिकतम 14 वर्ष कर दिया गया। जो यहाँ पे 7 और 12 था 81 में, इसको 9 और 14 में तब्दील कर दिया गया। और महिलाओं को काम करने के घंटे 11 कर दिए गए। दिन में 1.5 घंटे के अवकाश की बात की गई, और साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की बात की गई है 1891 के फैक्ट्री एक्ट में। पुरुषों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। और पहला बिल्कुल सही है कि बच्चों का जो है वो 7 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, और जो है कम से कम वो 7 वर्ष से ऊपर के हों। और 14 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा माना, 12 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा माना गया। उसके बाद के बच्चों को उस समय एडल्ट माना जाता था, लेकिन 91 में ये जो एज है ये 9 और 14 कर दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। और बाकी चाय और कॉफ़ी के बागान तो बिल्कुल इस अधिनियम और एक्ट से हमेशा बाहर थे। और यहाँ पर मज़दूरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ किया जाती थी, उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। यहाँ पे बागान मालिक जो होते थे, जो मेन होते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते थे इंसानों के साथ। तो ये चीज़ें बाहर थीं बच्चा लोग, याद रखिएगा। दूसरा सही नहीं, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में गूढ़ प्रश्न है, और देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है, एटेक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काकीनाडा अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एटक स्थापना का स्वागत किया गया। दूसरा कह रहा है, अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। तीसरा, यद्यपि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तथापि एटक के विचार से उनके मतभेद थे। और चौथा कह रहा है कि सभी। अब आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सी बातें हैं जो एटक के बारे में सही हैं। कौन सा है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या चौथा सही है। ये भी अपने आप में बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, इसलिए इसको बार बार रिवीजन कर लेना है आप लोगों को। तो सही कह रहा है बच्चा लोग, इसमें ना केवल और केवल आपका दूसरा ही सही है कि इसकी जो स्थापना है ये आपका प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। ये बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये काकीनाडा अधिवेशन नहीं था, बल्कि ये गया अधिवेशन था, जो कि हुआ था 1922 ईस्वी में। ये गया अधिवेशन में हुआ था, जहाँ पे सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था। और तीसरा कह रहा है कि जो यद्यपि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महत्वपूर्ण योगदान गांधी जी ने दिया है,
और इसमें गांधी जी के सिद्धांतों से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और गांधी जी का और इनके साथ कोई मतभेद नहीं है, बल्कि एटेक और जो अहमदाबाद टेक्सटाइल है ये दोनों लोग गांधी जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि एक होता नहीं इम्प्रेस हैं, गांधी जी के विचारों से काफ़ी जो है प्रभावित हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी के निर्धारित उद्देश्य क्या थे? जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था इसका शुरुआती दौर में क्या उद्देश्य था? पहला है भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किसानों व बुनकरों को प्रोत्साहन देना। दूसरा है भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर एकाधिकार करना, राजस्व पर एकाधिकार करना। और तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई सही नहीं है। ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा बच्चा लोग और फिर जवाब दीजिएगा कि कौन सी बात है जो शुरुआती दौर के अंग्रेजों के व्यापारिक चरण के बारे में सही है या औपनिवेशिक चरण के बारे में सत्य है। तो आपको ये चीज़ याद रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी भी भारतीय किसानों और बुनकरों को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि हमेशा हमेशा हतोत्साहित किया। यहाँ के सामान को सस्ते में खरीदना इनका मेन मकसद होता था और उसको ब्रिटेन में ले जाके महंगे कीमत पे बेचना और मुनाफा कमाना इनका जो है मेन एजेंडा होता था। दूसरा बिल्कुल सही है, धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करके यहाँ के भू राजस्व पर अधिकार करना चाहते थे, जो शुरुआत उन्होंने बंगाल से कर भी दिया था। तो इस तरह से आपका दूसरा सही है। और क्या बात है, तो आपका पहला नहीं है बल्कि दूसरा, और दूसरा केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। इसमें से कौन सा कारण है जो भारत में हस्तशिल्प के बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं था? पहला है कृषि क्षेत्र की अधिशेष जनसंख्या का हस्तशिल्प की ओर पलायन की मनोवृत्ति। क्या कृषि क्षेत्र की जो अधिकांश जनता है वो हस्तशिल्प की ओर बढ़ रही है, हस्तशिल्प अपना रही है? क्या ये रीज़न नहीं था? दूसरा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तीसरा औपनिवेशिक एक मार्गी मुक्त व्यापार एवं प्रशुल्क नीतियाँ। चौथा देसी रजवाड़ों का पतन। और पांचवा है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका हस्तशिल्प के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि नहीं हो जाएगा? आपका पहला जो है ये उत्तरदायी नहीं था, बाकी है 1813 का चार्टर एक्ट था, जो कि इसी के तहत यूरोपीय कंट्रीज़ के सभी लोगों को अलाउ कर दिया गया कि आप आके भारत में व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज़ों का जो एकाधिकार था व्यापार से वो समाप्त कर दिया गया। अब वो चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते थे, चीनी का व्यापार कर सकते थे। तो आपका ये भी है। और तीसरा भी है कि औपनिवेशिक एक मार्गी मुक्त व्यापार एवं प्रशुल्क नीतियाँ, कि वो लोग अपना सामान तो हमारे यहाँ ला के बेच सकते थे, लेकिन हमारे सामानों पर उनके यहाँ बैन कर दिया गया। और तीसरा भी देसी रजवाड़ों का पतन होने से डिमांड ही घट गया, जिससे सप्लाई कहाँ से हो पाता। तो ये सब चीज़ें तो जिम्मेदार हैं, लेकिन कह रहे कृषि क्षेत्र की अधिकांश जनता हस्तशिल्प की ओर पलायन हुई नहीं, बल्कि अंग्रेजों की वजह से हमारे यहाँ के हस्तशिल्प चौपट हो गए। तो हस्तशिल्प में काम करने वाले लोगों का पलायन कृषि की तरफ हुआ और कृषि पर दबाव बढ़ा, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। बाकी आपके दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी आप लोग जो है विचारणीय प्रश्न है, आप लोग अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो बता पाएंगे। क्वेश्चन है धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय पूंजी एवं संसाधनों के बहिर्गमन पर 1872 ईस्वी में पुणे में एक व्याख्यान दिया। दूसरा है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए महादेव गोविंद रानाडे ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो कि आपका सत्य है? और ये भी अपने आप में बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चा लोग, दोनों ही सही नहीं हैं। दोनों ही क्या है? सही नहीं है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सिर्फ एक नाम चेंज कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की जगह पे आप महादेव गोविंद रानाडे कर दीजिए और रानाडे जी की जगह पे गोखले कर दीजिए, एकदम करेक्ट है।
यानी कि महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय पूंजी एवं संसाधनों के बहिर्गमन पर 1872 ईस्वी में पुणे में एक व्याख्यान दिया था। और गोविंद कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट भाषण करते हुए गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो बस नाम बदलना है बच्चा लोग। ये बारीकियाँ बड़े बड़े एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, श्रम कानूनों के संदर्भ में राष्ट्रवादी नेताओं का दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों एवं ब्रिटिश के स्वामित्व वाले उद्योगों के प्रति अलग अलग था। दूसरा कह रहा है, भारतीय उत्पादकों ने ब्रिटिश उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार से भारत में कारखाना अधिनियम बनाने के लिए दबाव डाला। और आपका तीसरा है कि दोनों सही है, और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी गूढ़ है, और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर ट्रिकल करना चाहिए। इससे आप लोगों का दिमाग बढ़ता है और आप लोगों को अच्छी जानकारी होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा सही है। तो आपका पहला सही है कि श्रम कानूनों के संदर्भ में राष्ट्रवादी नेताओं का दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों तथा ब्रिटिश के स्वामित्व वाले उद्योगों के प्रति अलग अलग थी। बिल्कुल अलग होगा निश्चित तौर पे, जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनका और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया उसके प्रति निश्चित ही विचारधारा अलग हो जाएगी। लेकिन दूसरा सही नहीं कह रहा, भारतीय उत्पादकों ने ब्रिटिश उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि वो भारतीय जो उद्योग हैं ये अंग्रेजी उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, करने में असमर्थ हैं। इसीलिए सरकार से भारत में कारखाना अधिनियम बनाने के लिए दबाव डाला। ये बात जो है आपका इसलिए गलत हो गया, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा में सक्षम नहीं है, इसलिए कारखाना अधिनियम बनाने की बात हो रही है। सक्षम होते तो अधिनियम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका दूसरा सही नहीं है, केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। पार्थ शास्त्री गुप्ता, एस गोपाल, बी आर नंदा या बिपिन चंद्र। बताएंगे बच्चा लोग किसकी पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, निश्चित ही आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, बिपिन चंद्र की किताब है ये, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बेहतरीन है। 19वीं सदी तक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग संसार में सबसे अधिक विकसित थे, लेकिन कालांतर में औपनिवेशिक नीतियों ने उन्हें पतनोन्मुख बना दिया। इनके पतन हेतु कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इसमें से कौन सा रीज़न है जो हमारे हस्तशिल्प जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्नत थे, सबसे ज़्यादा आगे थे, वो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हुए। पहला है भारत का मुक्त व्यापार प्रणाली थोपना। क्या ये बात सही है कि भारत पर जो मुक्त व्यापार की प्रणाली थोप दी गई। दूसरा, भारत से कच्चा माल का निर्यात। तीसरा, रेलवे लाइन का विकास। और चौथा है कि सभी। निश्चित तौर पे बच्चा लोग काफ़ी समझदारी वाला प्रश्न है और आसान है आप सभी के लिए। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि कौन से रीज़न जिम्मेदार है हमारे यहाँ के हस्तशिल्पों की बर्बादी के लिए। तो निश्चित ही इसमें कोई समस्या है ही नहीं आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। भारत में जो मुक्त व्यापार की प्रणाली थोप दी गई कि कोई भी आके व्यापार कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और भारत से कच्चा माल जो है बाहर निर्यात कर दिया जाता था, यहाँ के लोगों को कच्चा माल मिलता ही नहीं था बनाने के लिए। साथ ही जो बन भी पाता था वो काफ़ी महंगा पड़ता था। और रेलवे लाइन तो है ही, इसने भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, क्योंकि एक कच्चे माल को बंदरगाह पे पहुंचाता था और वहां से बने हुए ब्रिटिश माल को भारत के बाकी क्षेत्रों में पहुंचाता था। तो इसने भी बहुत योगदान निभाया। निश्चित ही सभी हैं एकदम करेक्ट है, कोई समस्या ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है। मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला है, इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी पाया। दूसरा, मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्य सरकार के अनुकूल था। तीसरा,
यह हेलेबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी। और आपका चौथा है, इस पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद दर्शन का कोई असर नहीं था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में। निश्चित तौर पे साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है, और आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। कह रहा है इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था। नहीं, इसी का तो पूरा का पूरा असर था। बाकी आपका सही है कि इसमें भारत के पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चिमगामी कहा। अगर हमारे यहाँ की चीज़ों का बुराई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो ब्रिटिश विचारधारा के हैं। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यवादी सरकार के अनुकूल है। अनुकूल है, जब अंग्रेजों के जैसा है, अंग्रेजों के अनुकूल है तो विचारधारा कैसी होगी। और ये सब बातें बिल्कुल सही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। क्या ये बात सही है कि जो ब्रिटिश सरकार है इन्होंने भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भू व्यवस्था लागू किया था? नो डाउट आप लोगों को तो इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, आंख बंद करके सही करेंगे। कारण है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। अब आपको बताना है कि दोनों बातें सही हैं और कथन का कारण व्याख्या भी कर रहा है। दोनों बातें सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। और आप सभी को पता है कि क्या सही है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप इतने समझदार हो गए हैं आप लोग कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई दम नहीं रखता। बिल्कुल कि अलग अलग भागों में अलग अलग भू व्यवस्था लागू कर रहे हैं, इस्तेमारी, ज़मींदारी और रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। और इससे भारत के किसानों के अलग अलग वर्ग भी बन गए हैं। कहीं पे किसान जो है वो महाल का भाग है, कहीं व्यक्तिगत है, कहीं जमींदारों के अधीन है। निश्चित ही कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। फिर से देखिए, कथन कारण का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्या ये बात सही है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का जो व्यापार संतुलन है ये अनुकूल था? दूसरा, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। क्या जो धन का निकासी है ये हमारे यहाँ से जो बहुत ज़्यादा निर्यात होता था जिससे हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता था, ये सही है। अब देखिए कथन पढ़िए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इसलिए ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। आप बताएंगे बच्चा लोग आपको क्या लग रहा है, क्या सही हो जाएगा इसमें? आप लोगों को क्या सही लग रहा है? तो आप सभी को ये चीज़ पता है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का जो व्यापार संतुलन है ये अनुकूल तो नहीं था, लेकिन हाँ अंग्रेज़ों के पक्ष में अगर देखेंगे तो उनके पक्ष में अनुकूल था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करके कमाई कर रहे हैं। और ये वही कह रहा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, जिससे हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता था लेकिन अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था। अगर अंग्रेज़ों के मतलब उसमें देखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो अंग्रेज़ों के पक्ष में तो बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। और अगर भारतीयों के पक्ष में देखेंगे तब तो व्याख्या जो है कथन और वो दोनों भी एक तरीके से कहिए कि सही नहीं है। तो ये आपका अगर मतलब अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से देखेंगे तब तो पहला सही है, अगर भारतीय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका क्या हो गया, कथन गलत हो गया और कारण सही हो गया। अब इसमें दृष्टिकोण किसका लें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, मैं इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दूंगी और आप लोग कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सबसे सटीक है और आपके लिए क्या सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण का ये भी है। कथन है, औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। क्या ये बात सही है? कारण, ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावना के कारण आकर्षित हुए। अब आपको बताना है कि क्या बात है जो सही है बच्चा लोग। बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में कि क्या है जो कि सही हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है।
पहले कथन को पढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। अब देखते हैं व्याख्या कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावना के कारण आकर्षित हुए, इसलिए औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। देखिए एकदम एक दूसरे के लिए जैसे लग रहा है बने हुए हैं और एक दूसरे की बातों को कंप्लीट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बच्चा लोग दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन है जो कि गलत है। इसमें से कोई एक बात है जो दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है और आपको वही बताना है। पहले ध्यान से स्टेटमेंट को सुनेंगे और फिर जवाब देंगे। पहला कथन है वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा कह रहा है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तीसरा कह रहा है उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का आरंभ किया। और चौथा कह रहा है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बताइए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न। ये सारे एक एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रगोफ्तार किसकी रचना है, किस भाषा में लिखा गया है, पार्लियामेंट के पहले सदस्य कौन बने थे या कब बने थे, या गणित और भौतिक के प्रोफेसर कौन नियुक्त हुए थे, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चा लोग। साथ ही कितनी बार ये नियुक्त हुए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, ये चीज़ भी याद रखना है। ये 4 बार नहीं हुए हैं बल्कि ये 3 बार हुए हैं। सबसे तो इम्पॉर्टेंट है कि 1900 ये कब हुए हैं, 96 में हुए हैं। इसके अलावा 1906 में भी हैं। अब आप मुझे बताएंगे, अच्छा 1896 और 1906, पहला एक आपका कौन सा है 1896 और एक है 1906। आप मुझे बताएंगे कि एक और कौन सा ईयर है जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। क्या कारण था कि जब 20वीं शताब्दी का आरंभ चल रहा था उस समय हमारे यहाँ या भारत में नील की खेती में कमी हो गई, क्या रीज़न था। पहला है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा है नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलग कर होना। और दूसरा कह रहा नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा कह रहा उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। आप बताएंगे बच्चा लोग क्यों इसका डिमांड जो है वो घट रहा है या क्यों भारत में इसका उत्पादन घट रहा है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग नई खोज के कारण नए केमिकल कलर का खोज कर लिया गया, जिसकी वजह से अब ऐसे नील का डिमांड घट गया जो खेत से उगाए जा रहे थे, जो नेचुरल होते थे। इस वजह से क्या हो गया, डिमांड घट गया तो सप्लाई भी घट गई, मांग ही घट गया, तो निश्चित तौर पे उत्पादन पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था। बेहतरीन प्रश्न है, आयोग ने पूछा है इसको। अब आपको बताना है चिन्हट के युद्ध में कौन से नेता हैं जो कि युद्ध कर रहे हैं। पहला है अहमदुल्ला शाह, दूसरा है शाह मल, तीसरा है मंगल पांडे, चौथा है कुंवर सिंह। बताएंगे बच्चा लोग, बेहतरीन है, आप सभी के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, अहमदुल्ला शाह। चिन्हट क्या है, लखनऊ के पास, जहाँ पे ये युद्ध कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। ये क्वेश्चन भी आयोग का पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला है मंगल पांडे, दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा है रानी जीतल महल और चौथा है नाना साहब। आप बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सत्य हो जाएगा, कौन सा है जो सन्यासियों और फकीरों का नेता माना गया है। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, नाना साहब। नाना साहब के बचपन का क्या नाम था, कमेंट कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नाना साहब के बचपन का क्या नाम था। यहाँ तक कि आपके जो तात्या टोपे हैं उनका भी रियल नेम पूछा है।
तो बहुत अच्छा है, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, बताइएगा। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? बताएंगे कौन सा एक कारण नहीं है 1857 के विद्रोह का। आसान है और अंडरस्टैंडिंग का है, बताएंगे बच्चा लोग। पहला है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, क्या ये रीज़न था? दूसरा, यह अफवाह कि प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। तीसरा, ब्रिटिश शासन के सामान्य जन में असंतोष। और चौथा, यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा। कौन सा एक रीज़न है जो 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है बच्चा लोग। पहला तो बिल्कुल ही सही है, चर्बी युक्त कारतूस ही तो तात्कालिक कारण बने थे, जिसमें गाय जो कि हिंदुओं का पवित्र पशु है और सूअर की चर्बी जो कि इस्लाम धर्म के लोग उसको नहीं पसंद करते हैं, इसको लगाया गया था। और दूसरा कि ये अफवाह कि प्लासी के युद्ध को 100 साल बीतने वाला है और 1857 में अंग्रेज़ों की समाप्ति होगी, तो ये भी रीज़न था। ऐसा लोगों के अंदर ये भावना उमड़ रही थी, ऐसी मनोदशा लोगों की बन रही थी। जैसा कि ऐसे अफवाहें आती रहती हैं कि 2022 में 2012 में जो है प्रलय आएगा, इस तरह की चीज़ें। और तीसरा भी ब्रिटिश शासन में के बारे में सामान्य जनता में के मनों में असंतोष था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई भविष्यवाणी किसी ने किया था कि कलयुग का समाप्ति होगा और राम राज जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई? पहले है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड बेलेस्ली, चौथा है लॉर्ड लिटन। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को इसका उत्तर पता है। ये आपके भारत के एक तरीके से कहिए ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं और प्रथम वायसराय भी हैं। ऑप्शन नंबर आपका लॉर्ड कैनिंग है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोगों के लिए ये भी आसान है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर दिया है, दूसरी तरफ उस शहर के विद्रोह को दबाने वालों का नाम दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है दिल्ली, क्या यहाँ पे निकोलसन और हडसन ने दबाया था? यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं, हसन नहीं है बल्कि हडसन है, अंग्रेज है ना, हडसन। क्या ये बात सही है? दूसरा, कानपुर कैंपबेल, क्या कानपुर में विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था? तीसरा है झांसी, क्या यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसको हार्डिंग ने दबाया था? और चौथा है इलाहाबाद, क्या यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल नील थे? अब आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि झांसी में जो दबाने वाले थे वो थे ह्यूरोज, और ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे लेटी हुई एक अकेली मर्द हैं, यानी कि उनकी तारीफ की थी उन विद्रोहियों में। तो ये सही नहीं बच्चा लोग। दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे। कानपुर और कासे कैंपबेल ने बाद में लखनऊ का विद्रोह भी दबाया था, याद रखिएगा। और इलाहाबाद में ब्रिगेडियर जनरल नील हैं, ये बिल्कुल ही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण और तात्कालिक में अंतर होता है, आप सभी को पता है। पहला है ब्रिटिश द्वारा देश का आर्थिक शोषण, क्या ये रीजन था 1857 की क्रांति का? दूसरा, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार बहुत था जिससे लोग नाराज थे? तीसरा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, क्या लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया था जिससे लोग जो है नाराज थे या खिन्न थे? और चौथा है कि सभी। 1857 के विद्रोह के क्या कारण हैं बच्चा लोग? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रमुख कारण बहुत सारे हैं और तात्कालिक कारण एक था जिसने चिंगारी दी थी और आग जल गया था। तो सबको पता है प्रमुख कारण में ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। डलहौजी द्वारा अवध का विलय भी था, चूँकि अवध पे कुशासन का आरोप लगा के जबरन विलय किया गया था, तो ये भी था। और शासन
के निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे और साथ ही आर्थिक शोषण तो था ही था। बहुत ही घिनौना आर्थिक शोषण अंग्रेज़ों का था। इनकी आर्थिक नीतियाँ बहुत ही ख़राब थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना। क्या ये बात सही है कि जो ईसाई मिशनरी थी हिंदू और इस्लाम धर्म का जो है आलोचना कर रही थी, ये रीज़न था। दूसरा, मंदिर और मस्जिदों के ज़मीन पर कर लगाना। क्या ये बात सही है कि जो मंदिर मस्जिद कर मुक्त हुआ करते थे ऐसे ज़मीनों पे भी टैक्स लगाए गए। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। क्या इनके द्वारा जो हमारे यहाँ की कुरीतियों पर कानून बनाया गया उससे लोग नाराज़ थे और विद्रोह कर दिए। और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं 1857 की क्रांति के लिए। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को भ्रमित नहीं करेंगी। सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ये मिशनरियाँ हैं, हिंदू और इस्लाम धर्म के ऊपर बुराई कर रही थी, इनके अंदर कमियां निकाल रही थी, लोगों को भड़का रही थी, माइंड वॉश कर रही थी। और मंदिर मस्जिद की ज़मीन जो शुरू से ही टैक्स फ्री होते थे, जिनको अनुदान और मदद दिया जाता था, उस पर भी इन लोगों ने कर लगा दिया। और ब्रिटिशों द्वारा जो समाज सुधार किया जा रहा था, पशु बलि पे वध, नर बलि पे वध, शिशु वध, सती प्रथा पर रोक, इन सब पे जो रोक लगा रहे थे, तो यहाँ के लोगों को लग रहा था कि ये लोग हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो धार्मिक चीज़ें हमारे ग्रंथों के आधार पे चल रही हैं, जो हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई हैं, इसको ये लोग रोक रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी रीज़न था बच्चा लोग। सभी बातें बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कोई सामाजिक सुधार का काम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है बहादुर शाह द्वितीय, क्या ये आगरा से विद्रोह कर रहे थे? दूसरा, बिरजिस कादिर, क्या ये लखनऊ से विद्रोह कर रहे थे? तीसरा है कुंवर सिंह, क्या ये जगदीशपुर से विद्रोह कर रहे थे? चौथा है लियाकत अली, क्या ये इलाहाबाद से विद्रोह कर रहे थे? आपको बताना है बच्चा लोग इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, और आप सभी को पता है कि वो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में है, इसलिए आपका पहला सुमेलित नहीं है। बिरजिस कादिर जीनत महल लखनऊ है। कुंवर सिंह सबसे ज़्यादा बहादुर जो है विद्रोहियों में से एक हैं। जगदीशपुर से लियाकत अली इलाहाबाद से हैं। अहमदुल्ला फैजाबाद से हैं। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत आसान है आप सभी के लिए और आप लोग इसको बता सकते हैं आसानी से। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में कौन सा सही सुमेलित है? पहला है छोटा नागपुर, क्या यहाँ पे गोनू विद्रोह कर रहे हैं? दूसरा है आरा, क्या यहाँ से जो है जमींदार कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ? तीसरा है कानपुर, क्या यहाँ से नाना साहब विद्रोह कर रहे हैं? और चौथा है कि सभी सुमेलित हैं। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई सारे स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सत्य हैं, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। फटाफट आप लोग इसका उत्तर दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा है जो सही सुमेलित है? पहला है फेलित बिएतो सिकंदराबाद, दूसरा है टॉमस जॉन्स बारकर द रिलीफ ऑफ लखनऊ, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आया। तो याद रखेंगे, आपका इधर जो दिया है ये पेंटिंग करने वाले व्यक्ति हैं और इधर जो दिया है ये क्या है, ये पेंटिंग है, यानी कि ये इसी नाम की पेंटिंग है। जब भारत में 1857 का विद्रोह चल रहा था और अंग्रेज इसको दबा रहे थे, उस समय ब्रिटेन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि भारत में अच्छा माहौल हो और भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार हो, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र था। वहाँ की जनता को ये दिखाने के लिए उनका जो मतलब सोच है वो अंग्रेज़ों की तरफ सहानुभूति का हो, इसलिए इन दोनों महान भाव ने पेंटिंग बनाया। एक लोगों ने बनाया यानी कि फेलिस बिएतो ने बनाया सिकंदराबाद, थॉमस जॉन्स बारकर ने बनाया द रिलीफ ऑफ लखनऊ। और इस पेंटिंग के द्वारा इन्होंने ये दिखाया कि भारतीयों की गलती की वजह से अंग्रेज़ों को उनको दबाना पड़ रहा है। अंग्रेज चाहते नहीं हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, क्योंकि भारतीय अच्छे नहीं हैं और उनकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तो दूसरा आपका तीसरा बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं बच्चा लोग। याद रखिएगा पेंटिंग किसने बनाया है और पेंटिंग का नाम क्या है।
ये भी आपके लिए बेहतरीन है। और ये देखिए, अगर आसान लगता है यानी कि इनका छोटा नाम है तो इनकी पेंटिंग का नाम भी छोटा है, और इनका नाम बड़ा है, इनकी पेंटिंग का नाम भी बड़ा है। कुछ इस तरह से ट्रिक भी लगा लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूज़न होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है 1857 के बारे में कौन सा बात है जो कि सत्य है। ध्यान से बातों को देखिएगा। पहला है अवध के विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। क्या अवध का जो विद्रोह था वो काफ़ी सघन, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने या जगह जगह लोगों ने विद्रोह किया था, और क्या ये लॉन्ग टाइम तक चला। दूसरा कह रहा है पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। तीसरा कह रहा है केवल एक, और चौथा कह रहा है कि दोनों। आपको बताना कौन सा सही है। और ये बात भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है बच्चा लोग, याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि पंजाब के लोगों ने इसमें मदद नहीं किया था। सिख जो लोग हैं वो 1857 के विद्रोह से दूर रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे अफवाह फैला दिया था कि अगर मुग़लों का शासन फिर से आया तो जैसे मुग़लों ने बाकी धर्म गुरुओं की हत्याएं की थी, वैसे ही फिर से सिखों की ये लोग सामूहिक हत्याएं करेंगे। और इस बात से नाराज सिखों ने इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, और ना ही इन्होंने कोई मदद की। तो इस तरह से पंजाब सक्रिय केंद्र नहीं था, बल्कि ये लोग बिल्कुल शांत रहे। सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। सबसे ज़्यादा विद्रोह, सघन विद्रोह मैदानी बेल्ट में ही तो हुआ, यूपी बिहार के क्षेत्र में ही ज़्यादातर लोगों ने विद्रोह किया। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी काफ़ी आसान है आप सभी के लिए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला कह रहा है बेलेजली की सहायक संधि, क्या 1857 के कारणों के लिए एक जिम्मेदार कारण है। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाज में हस्तक्षेप। तीसरा कह रहा है सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। चौथा कह रहा है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। और देखिए एक और ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। निश्चित तौर पे ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया है कि एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन ज़्यादा सही का ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाँचवा बिल्कुल सही बच्चा लोग। ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। बेलेजली की सहायक संधि की वजह से बहुत सारे राज्य जो हैं वो समाप्त हो गए, और वो बहुत नाराज़ थे। और रीति रिवाज में जो हस्तक्षेप कर रहे थे, इससे भी यहाँ के लोग नाराज़ थे। उनको लग रहा था हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये सब हम लोग को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, हमारा अपना धर्म समाप्त करना चाहते हैं। और सैनिकों के साथ तो भेदभावपूर्ण नीति था, ना तो वेतन अच्छा, ना तो प्रमोशन अच्छा, ना खाना अच्छा, ना कपड़े अच्छे, और काम सबसे ज़्यादा। और चर्बी वाले कारतूस ही तो तत्कालिक कारण बने थे। इसने ही तो लोगों का दिमाग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जब इन्हें लगा कि पूरी तरह से हमारा धर्म अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया जो है। इसलिए क्या हुए, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बहुत आसान, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। मैंने कहा था प्रमुख कारण और तात्कालिक कारण में अंतर होता है। बताइए उस समय का तात्कालिक कारण क्या था। पहला है धार्मिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, और चौथा है सामाजिक। बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चा लोग, अंडरस्टैंडिंग का है। आप सभी को पता है कि तात्कालिक कारण बने थे चर्बी युक्त कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। तो जो चर्बी युक्त कारतूस है उसका लोगों ने विरोध क्यों किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, ये हमारे धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। तो कैसा कारण हो गया, धार्मिक। बिल्कुल सही बच्चा लोग, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और ये भी सबसे आसान क्वेश्चन। लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान, अंत भला तो सब भला। आप लोगों को आसान क्वेश्चन करने में मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमेशा गूढ़ता की तरफ बढ़ना चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, वही आपका आधार बनेगा। निश्चित तौर पे बच्चा लोग बताएंगे 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ है। लखनऊ, झांसी, नागपुर और आपका मेरठ। इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार निगाहों के सामने से गुजरती हैं और रट जाती हैं, और ये सब नींद में भी सही बताने वाले उत्तर हैं। निश्चित तौर पे बच्चा लोग, उम्मीद है आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और डेली आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। हमारा मेहनत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और साथ ही क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा। इन सभी उम्मीदों के साथ डेली प्रयास जारी है और जारी रहेगा, और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, हमसे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर हम आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग अपने लिए क्यों नहीं। निश्चित तौर पे बच्चा लोग बिल्कुल कर सकते हैं, और खूब मेहनत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा सहयोग आपके साथ है। मैं, मेरी टीम और सर, सबका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और सहयोग भी बच्चा लोग
खूब मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।